नमस्कार साथियों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल DR कैंपस अलवर पर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपातकालीन प्रावधान के संबंध में चर्चा प्रारंभ की थी और उसमें हमने अनुच्छेद 352 राष्ट्रीय आपात की विस्तृत चर्चा की थी। आज हम इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जो हमारे दो और आपातकालीन प्रावधान हैं, अनुच्छेद 356 संवैधानिक आपात जिसको आप राष्ट्रपति शासन के नाम से जानते हैं, और अनुच्छेद 360 यानी कि वित्तीय आपात, इन दोनों पर चर्चा करेंगे। तो आज हम शुरुआत करते हैं अनुच्छेद 356 से। जिसको हम लोग बोलते हैं संवैधानिक आपात, या आम बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको राष्ट्रपति शासन भी कह देते हैं। जैसा आपको पता है कि भारत एक संघात्मक शासन व्यवस्था जैसा देश है, और संघात्मक व्यवस्था होने के नाते यहाँ पर दो तरह की सरकारें काम कर रही हैं। संघ स्तर पर संघ सरकार और राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों में राज्य सरकारें काम करती हैं। लेकिन संविधान निर्माताओं ने इस संघीय व्यवस्था पर भी एक खतरे का प्रावधान रख दिया, और जो कई बार आलोचना का केंद्र भी बनता है, और वो है अनुच्छेद 356, जो कई बार हमारी संघात्मक व्यवस्था को चोट पहुंचाता है। सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं कि जो संवैधानिक आपात है, राष्ट्रीय आपात है, राष्ट्रपति शासन है, इसको लगाने का आधार क्या होता है। हम इसको इसी तरह से पढ़ेंगे जिस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम आधार की बात करें तो इसका जो आधार है वो आधार है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अगर राष्ट्रपति को किसी भी माध्यम से ये एहसास हो जाए कि किसी राज्य का शासन संवैधानिक तंत्र के अनुरूप नहीं चल रहा है, अर्थात वहाँ पर संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर सकता है। अब ये जो संवैधानिक तंत्र की विफलता है, ये शब्द ही अपने आप में एक विवादित है, क्योंकि संवैधानिक तंत्र की विफलता का प्रारंभ में कोई वस्तुनिष्ठ आधार तय नहीं हो पाया था, और इसी कारण अलग अलग सरकारों ने इसका दुरुपयोग किया, और इसका जो प्रयोग हुआ वो संवैधानिक तंत्र की विफलता के नाम पर कम हुआ, और अपनी जो विरोधी सरकारें हैं उनको बर्खास्त करने के लिए ज़्यादा हुआ, जिनकी हम व्यवहारिक चर्चा आगे करेंगे। तो आधार हो गया संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब इसमें दो चीज़ें आपको समझनी है। हम लोग जर्नली पढ़ते हैं कि अनुच्छेद 356 के द्वारा राज्यपाल जो होता है वो राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो यहाँ पर पहली बात तो आप ये समझिए कि ये आवश्यकता नहीं है कि राज्यपाल सिफारिश करे तो ही राष्ट्रपति शासन लगाएगा। राज्यपाल की सिफारिश के बिना भी राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। दूसरी चीज़, अगर राज्यपाल ने सिफारिश कर दी तो ये बाध्यकारी नहीं है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाए। राज्यपाल का कर्तव्य सिफारिश करना, लेकिन वो परिस्थितियां राष्ट्रपति को स्वयं को महसूस होनी चाहिए कि वास्तव में वह संवैधानिक तंत्र विफल हो रहा है अथवा नहीं हो रहा। और प्रैक्टिकली तो आप लोगों को भी पता है कि सब ये संवैधानिक बातें हैं। हकीकत में यही होता है कि केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो चाहती है उसी आधार पर राष्ट्रपति शासन लगता है।
मगर सिद्धांत हमको इतना पढ़ना है कि राष्ट्रपति शासन का जो आधार है वो है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता। अब ये संवैधानिक तंत्र की विफलता के क्या मायने होंगे, ये हम आगे जो एसआर बॉम्बे केस है उसके अंतर्गत देखने का प्रयास करेंगे। फिर आता है घोषणा, कि जो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात है इसकी घोषणा 356 के अंतर्गत कौन करेगा। और मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका कि आपातकाल के तीनों प्रावधानों की घोषणा जो करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब हमने राष्ट्रीय आपात में पढ़ा था कि राष्ट्रपति मंत्रिमंडल या कैबिनेट की लिखित सिफारिश पे आपातकाल की घोषणा करता है, मगर 356 में कैबिनेट या लिखित सिफारिश का कोई उल्लेख नहीं है, तो इसकी घोषणा कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। अब अगर राष्ट्रीय आपात की बात पूछे एग्जाम में तो हमारा आंसर होगा कि इसकी घोषणा राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे करेगा। मगर 356 को लेकर क्वेश्चन पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन को लेकर पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है, तो हमारा आंसर होगा राष्ट्रपति करता है। अब घोषणा के बाद हम पढ़ते हैं इसका अनुमोदन, कि इसका अनुमोदन किस प्रकार किया जाएगा। तो मैंने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि हम लोगों ने राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां देने के बावजूद संसदीय शासन होने के नाते राष्ट्रपति पे संसद का नियंत्रण रखा है, और राष्ट्रपति यदि स्वयं की शक्ति का दुरुपयोग करने का प्रयास करता है तो संसद उस पर नियंत्रण रखती है। और इसीलिए ये प्रावधान रखा गया कि राष्ट्रपति जो भी आपातकाल की घोषणा करेगा उसका संसद द्वारा अनुमोदन होना आवश्यक है। और हम लोग पढ़ चुके थे पहले भी कि राष्ट्रीय आपात में ये अनुमोदन की अवधि 1 माह है, जबकि जो हमारा राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात है वहाँ अवधि 2 माह है। तो इसका अनुमोदन हो गया संसद द्वारा दोनों सदनों में अलग अलग साधारण बहुमत से दो माह यानी कि 60 दिन की अवधि के भीतर। फिर रिपीट कर रहा हूं, अगर राष्ट्रीय आपात को लेकर अनुमोदन पूछता है तो वहां पर साधारण की जगह विशेष बहुमत देखा जाएगा और 2 माह की जगह 30 दिन का समय देखा जाएगा, जबकि शेष दोनों आपात में 2 माह और साधारण बहुमत देखा जाएगा। अब अनुमोदन के बाद आती है इसकी अवधि। अब अवधि से पहले एक चीज़ और हम समझ लेते हैं यहाँ पर कि यहाँ मैंने लिखा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग अनुमोदन चाहिए। इसका मतलब अगर एक सदन अनुमोदन कर दे और दूसरा ना करे तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा रद्द हो जाती है और पुनः दोबारा पहले वाली सरकार ही संचालित हो जाती है। ऐसा नहीं होता है कि अगर एक सदन अनुमोदन करे और एक ना करे तो कोई संयुक्त बैठक बुलाई जाए। तो चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि दोनों सदनों का अलग अलग बहुमत इसमें देखा जाता है। दूसरी स्थिति ये बनती है कि मान लीजिए जिस वक्त राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई उस समय लोकसभा विघटित हो चुकी है। तो यदि लोकसभा विघटित हो चुकी है तो राज्यसभा उसका अनुमोदन करेगी, वही चलेगा 60 दिन की अवधि के भीतर साधारण बहुमत से। अब यदि राज्यसभा ने उसका अनुमोदन कर दिया तो राष्ट्रपति शासन जारी रहेगा, लेकिन जिस दिन नई लोकसभा का गठन होगा उस दिन हमें गठन के 30 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा की बैठक बुलाकर उसका अनुमोदन करवाना पड़ेगा। अब यहां पर यह चीज ध्यान रखना कि वैसे तो 2 महीने में अनुमोदन करवाना है हमारे को,
मगर यदि लोकसभा भंग है तो नई लोकसभा के गठन के बाद फिर हम 30 दिन का टाइम देखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी पहले ही टाइम जा चुका है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझिएगा कि अनुमोदन की राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत अवधि रखी गई है तो हम रखेंगे 2 माह। मगर लोकसभा यदि विघटित है तो लोकसभा का अनुमोदन विघटन के बाद क्या होगा, तो नई लोकसभा के गठन के बाद 30 दिन की अवधि। तो 2 अलग अलग चीज़ें यहाँ पर आपको समझने की। अब हम बात करते हैं कि अनुमोदन होने के बाद ये राष्ट्रपति शासन कितने दिनों की अवधि के लिए जारी रहेगा। तो इसका जो प्रावधान है वो प्रावधान है 6 माह। अब इसकी अवधि को लेकर कई कन्फ्यूजन होते हैं, क्योंकि कई बार इसकी अवधि 1 वर्ष भी मिलती है, कई बार इसकी अवधि 3 वर्ष भी मिलती है। तो इसमें 3 कंडीशन है, वो हमको यहाँ पर समझनी है कि 6 माह कब आएगा, 1 वर्ष कब आएगा और 3 वर्ष कब आएगा। फिलहाल आप इतना समझिए कि इसकी सामान्य अवधि है अनुमोदन के बाद वो कितनी है, 6 माह। आपसे साधारण क्वेश्चन पूछा जाता है कि राष्ट्रपति शासन की सामान्य अवधि कितनी है या राष्ट्रपति शासन प्रारंभ में कितनी अवधि तक लगाया जाता है, तो हमारा आंसर होगा 6 माह तक। अब 6 माह से बाद क्या अवधि की स्थिति बनेगी वो हम और समझते हैं। देखिए, इसकी जो सामान्य अवधि हमने पढ़ी, यानी जो प्रारंभिक अवधि है कि घोषणा के बाद कितने दिनों तक राष्ट्रपति शासन चलेगा, तो हमने अभी क्या पढ़ा, 6 माह। लेकिन कई बार ऐसी परिस्थितियां पैदा हो सकती हैं कि 6 माह की अवधि के भीतर भीतर चुनाव करवाना संभव ना हो पाए, या राजनीतिक अस्थिरता बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, या अन्य कोई इस तरह के संकट हो जाएं कि संवैधानिक तंत्र वहाँ पर स्थापित ना हो पाए। तो इन चीज़ों को देखते हुए हमने इसकी अधिकतम अवधि का भी प्रावधान रखा। और वो इसकी जो अधिकतम अवधि रखी गई है वो रखी गई है 3 वर्ष। हालांकि हम इसके 2 अपवाद भी अभी देखेंगे 3 वर्ष के भी, लेकिन फिर भी आपको समझना है कि राष्ट्रपति शासन की सामान्य अवधि क्या है, या सामान्य रूप से राष्ट्रपति शासन कितनी अवधि के लिए लगाया जाता है, तो 6 माह के लिए, और इसकी अधिकतम अवधि कितनी होती है, 3 वर्ष। अब कुछ जगह हमारे को 1 वर्ष का ऑप्शन भी मिलता है, तो 1 वर्ष का ऑप्शन कब बनेगा इसको भी हम समझते हैं। देखिए, ये जो 3 वर्ष की अवधि है, तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा एक साथ 3 वर्ष के लिए नहीं की जा सकती। वो शुरू में 6 माह के लिए की जाती है, और 6 माह से आगे बढ़ाने के लिए संसद द्वारा प्रत्येक 6 माह में पुनः अनुमोदन, जैसा हमने अनुच्छेद 352 में देखा था, वही स्थिति यहाँ पर है कि आपातकाल की घोषणा प्रारंभ में 6 माह के लिए की जाएगी, और हर 6 माह के बाद यदि उसको आगे बढ़ाने की आवश्यकता पड़ती है तो संसद बार बार उसका अनुमोदन करेगी, और बार बार अनुमोदन करके उसको अधिकतम कब तक बढ़ाया जा सकता है, 3 वर्ष तक। राष्ट्रीय आपात में ऐसी कोई अधिकतम अवधि हमने वहाँ पर नहीं पढ़ी थी, मगर यहाँ पर कितनी अवधि रखी गई है, 3 वर्ष। अब जब 1977 में मोरारजी देसाई सरकार आई तो उन्होंने इस दिशा में कुछ संशोधन किए, और एक बहुत महत्वपूर्ण संशोधन आता है जो हम कहते हैं 44वां संशोधन 1978।
इस संशोधन के द्वारा ये प्रावधान किया गया कि 1 वर्ष की अवधि के बाद या 1 वर्ष की अवधि से अधिक राष्ट्रपति शासन दो स्थितियों में संसद आगे बढ़ा सकती है। कौन कौन सी 2 स्थितियां हैं? तो पहली तो स्थिति यह है कि चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, यह प्रमाण पत्र दे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है। जैसा आपको पता है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा होती है तो राज्य की जो सरकार है वो बर्खास्त हो जाती है और यदि विधानसभा भंग कर दी जाती है तो 6 माह के भीतर विधानसभा के दोबारा चुनाव करवाए जाते हैं। अब यदि चुनाव आयोग ये प्रमाण पत्र दे देता है कि फिलहाल राज्य में चुनाव करवाने की स्थिति नहीं है, तो संसद 1 वर्ष की अवधि से आगे बढ़ाने के लिए उसका अनुमोदन कर सकती है, अन्यथा यह अनुमोदन नहीं होगा। और दूसरा जो इसकी कंडीशन रखी गई है 1 वर्ष से आगे बढ़ाने की, वो रखी गई है यदि देश में अथवा किसी भाग में राष्ट्रीय आपात जारी है। मतलब जिस अवधि में किसी राज्य विशेष में राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है, उसी अवधि में यदि देश में अथवा देश के किसी भाग में अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की गई है, तो राष्ट्रीय आपात की घोषणा के मद्देनजर संसद राष्ट्रपति शासन को 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए भी बढ़ाए सकती है। तो आपको क्लियर हो जाना चाहिए यहाँ पर कि इसमें 3 कंडीशन बनती है। न्यूनतम जो अवधि है वो है 6 माह, या सामान्य जो अवधि है वो है 6 माह। अधिकतम जो अवधि है वो कितनी है? 3 वर्ष है, ठीक है। और 6 महीने बढ़ाने के लिए संसद को हर 6 महीने में इसका अनुमोदन करना पड़ेगा, मगर संसद इसको केवल 2 बार बढ़ा सकती है 6 माह करके। अगर 1 साल की अवधि से ज़्यादा बढ़ाना है संसद को तो फिर इसमें 2 कंडीशन देखी जाएंगी। पहला, चुनाव आयोग प्रमाणित करे कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, या दूसरा, उस अवधि के दौरान देश में राष्ट्रपति शासन लग रहा हो। इन 2 स्थितियों में ही इसको आगे बढ़ाया जा सकता है। क्लियर होना चाहिए आपको ये। तो उम्मीद है कि इसकी जो अवधि संबंधी सवाल हैं वो आपको क्लियर हो जाने चाहिए। अब देखिए, इसमें एक अपवाद और बनता है। हमने पढ़ा था कि इसकी जो अधिकतम अवधि है वो अभी मैंने बताया था कितनी है? 3 वर्ष। अब एक चीज़ आपको क्लियर होना चाहिए कि हम 2 और आपातकाल देखेंगे। एक हम देख चुके राष्ट्रीय आपात और एक हम देखेंगे वित्तीय आपात। उन दोनों में अधिकतम अवधि का कोई प्रावधान नहीं है,
केवल 356 में ही अधिकतम अवधि का निर्धारण किया गया था और वो रखा गया था 3 वर्ष। लेकिन इसका अपवाद मिलता है और पहला इसका अपवाद है पंजाब, जहां 1987 से 1992 तक यानी कि 5 वर्ष के लिए ये आपातकाल चला था। और दूसरा जो अपवाद इसका मिलता है वो मिलता है जम्मू कश्मीर, जहाँ ये 1990 से और 1996 तक 6 वर्ष के लिए चला था। पंजाब में आतंकवादी घटनाएं घट रही थी और आतंकवाद नियंत्रित नहीं हो पा रहा था, इसलिए वहाँ पर 3 वर्ष तक चुनाव संभव नहीं हो पाए। तो ऐसी स्थिति में, क्योंकि इसकी अवधि 3 वर्ष थी, तो संविधान में संशोधन करते हुए रखा गया कि पंजाब में विपरीत परिस्थितियों में इसको हम 5 वर्ष के लिए बढ़ाते हैं, तो ये 5 वर्ष तक जारी रहा था। अब जम्मू कश्मीर में वैसे तो राज्यपाल के शासन का प्रावधान है, लेकिन वहाँ पर एक प्रावधान ये भी है कि पहले राज्यपाल शासन लगेगा और अगर राज्यपाल आवश्यक समझे तो वो राष्ट्रपति से वहाँ राज्यपाल शासन के बाद राष्ट्रपति शासन की गुजारिश कर सकता है। और ऐसी स्थिति में 1990 में वहाँ राज्यपाल शासन लगा और बाद में वहाँ राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया और वो 6 वर्ष तक चला था। तो 2 बार हमारे को संविधान में संशोधन करके इस अवधि को 3 वर्ष से अधिक बढ़ाना पड़ा था। लेकिन फिर भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि 356 की अधिकतम अवधि कितनी होती है, तो हमारा जवाब होगा 3 वर्ष। अगर हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि अब तक कितनी बार 356 का प्रयोग 3 वर्ष से अधिक बढ़ाने के लिए संवैधानिक परिवर्तन या संशोधन किए गए, तो 2 बार ये संशोधन किए गए। तो अवधि संबंधित आपको क्वेश्चन अब क्लियर होने चाहिए। यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछता है कि 356 या राष्ट्रपति शासन की सामान्य अवधि कितनी है प्रारंभ में, तो हमारा आंसर होगा 6 माह। संसद द्वारा 1 वर्ष की अवधि से अधिक बढ़ाने का क्या तरीका होगा, तो मैंने बताया इसके फिर 2 तथ्य देखे जाएंगे। या तो चुनाव आयोग प्रमाणित करते कि राज्य में चुनाव करवाना संभव नहीं है, या दूसरा उस वक्त देश में राष्ट्रीय आपात चल रहा हो, तो संसद इसको 1 वर्ष के आगे बढ़ाएगी। और अधिकतम अवधि कितनी होगी, 3 वर्ष। और 3 वर्ष की अवधि से अधिक बढ़ाने के लिए संसद को अनुमोदन नहीं करना होगा बल्कि संशोधन करना होगा। तो अब हम बात करते हैं अब 356 यानी राष्ट्रपति शासन के प्रभाव की, कि इसके क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, राज्य की विधानसभा को लेकर इस पे 2 प्रभाव पड़ते हैं। पहला प्रभाव होता है विधानसभा निलंबित की जाती है, और दूसरा विधानसभा भंग की जाती है। अब प्रारंभ में कई बार ऐसी परिस्थिति बनी कि संघ सरकार ने 356 का दुरुपयोग किया और अपनी विरोधी सरकारों को कुचलते हुए सीधे ही विधानसभाओं को भंग कर दिया। कुछ परिस्थितियों में विधानसभाओं को निलंबित किया गया,
और स्थिति सामान्य होने पर उन्हें पुनः बहाल भी कर दिया गया, और कुछ परिस्थितियों में विधानसभा को पहले निलंबित किया गया और बाद में संवैधानिक स्थिति सुदृढ़ न होने की स्थिति में उसे भंग भी कर दिया गया। तो विधानसभा को लेकर दो कंडीशन है, या तो विधानसभा निलंबित होगी या भंग होगी। अब एसआर बॉम्बई विवाद जो 1994 का है, अभी हम इसकी विस्तृत चर्चा करेंगे अंत में, लेकिन फिलहाल इतना समझ दीजिए कि एसआर बॉम्बई विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि अब राष्ट्रपति शासन की घोषणा के साथ ही विधानसभा भंग नहीं की जा सकती। पहले विधानसभा को निलंबित किया जाएगा और निलंबन के बाद जब संसद उसका 2 महीने में अनुमोदन कर देगी तो ही विधानसभा को भंग किया जाएगा, सीधे विधानसभा को भंग नहीं किया जा सकता। तो पहले तो स्थिति ये थी कि विधानसभा सीधे भंग भी हो सकती थी, मगर एसआर बॉम्बई विवाद के बाद अब स्थिति ये है कि पहले विधानसभा निलंबित होगी या फिर भंग होगी। अब ये निर्णय क्यों आए, ये हम एसआर बॉम्बई विवाद में विस्तृत चर्चा में देखेंगे। तो 2 चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए प्रभाव में। तीसरा जो प्रभाव पड़ता है वो ये पड़ता है कि संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार। देखिए, चाहे विधानसभा निलंबित है अथवा भंग है, दोनों परिस्थितियों में विधानसभा कानून बनाने की स्थिति में नहीं होती है। इस स्थिति में क्योंकि विधानसभा संचालित नहीं हो रही है, तो संसद को ये अधिकार मिल जाते हैं कि संसद उस राज्य के लिए जो राज्य सूची के विषय हैं उनके संबंध में कानून बना सकती है। चौथा, राष्ट्रपति को राज्य सूची के विषयों पर आदेश जारी करने का अधिकार। जैसा आपको पता है कि क्योंकि विधानसभा संचालित नहीं है, तो यदि राज्य सूची के विषय को लेकर कोई आदेश जारी करना पड़े तो राष्ट्रपति जो है वो राज्य सूची के विषयों पर भी आदेश जारी कर सकता है। हालांकि प्रैक्टिकल रूप में कहने के लिए राष्ट्रपति शासन होता है, व्यवहार में जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में काम करता है, तो राज्यपाल ही संबंधित आदेश जारी करता है। तो हम एक इसका परिणाम ये भी देख सकते हैं कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में शासन संचालन करता है। तो ये राष्ट्रपति शासन के कुछ प्रावधान हैं, प्रभाव हैं जो राज्य की शासन व्यवस्था को, वहाँ की कानूनी व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा एक प्रभाव ये भी पड़ता है कि संसद राज्य के लिए बजट निर्माण करती है, क्योंकि बजट निर्माण विधानसभा का कार्य है और विधानसभा उस वक्त निलंबित अथवा भंग होती है। ऐसी स्थिति में यदि बजट सत्र है
और विधानसभा संचालित नहीं है तो संसद राज्य के लिए बजट का निर्माण कर सकती है। तो हम देखते हैं कि इस आपातकालीन स्थिति में राज्य के जो शासन का संचालन है वो संघ के हाथों में चला जाता है। तो ये कुछ राष्ट्रपति शासन के प्रभाव हो गए। अब आता है समाप्ति, कि राष्ट्रपति शासन की समाप्ति कैसे होती है। तो इसका सीधा सा आंसर है कि राष्ट्रपति घोषणा कर इसे समाप्त कर सकता है। देखिए, आपातकाल घोषित करना और उसे समाप्त करना राष्ट्रपति का अधिकार क्षेत्र है। तो राष्ट्रपति घोषणा करके इसको समाप्त कर सकता है और नई सरकार का गठन करवा सकता है। अब यहाँ पर ये चीज़ फिर समझने की है कि जब राष्ट्रपति शासन की घोषणा करता है तो हमें संसद का अनुमोदन चाहिए, मगर जब समाप्ति घोषणा कर रहा है तो संसद का कोई अनुमोदन नहीं चाहिए। तो ये कुछ संवैधानिक आपात या राष्ट्रपति शासन से जुड़े सैद्धांतिक प्रावधान हो गए। अब हम इसकी कुछ व्यवहारिक जो सवाल आते हैं एग्जाम में अक्सर, उन पे चर्चा करते हैं कि कहाँ लगा सबसे पहले, कब लगा, कितनी अवधि के लिए लगा, या विशेष तौर पे राजस्थान के संबंध में जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं हो रही हैं तो वहाँ कुछ व्यवहारिक क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए, इसका यदि हम लोग सर्वप्रथम प्रयोग देखते हैं तो इसका जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो प्रयोग हुआ था 1951 में पंजाब में। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था, तो हमारा आंसर आ जाएगा पंजाब में। अंतिम प्रयोग देखिए, अब तक इसका 126 बार प्रयोग हो चुका है। अब अंतिम प्रयोग का मतलब ये नहीं है कि प्रयोग बंद हो गया, प्रयोग जारी रहेंगे, मगर आज तक की अवधि तक हम देखें तो इसका 126 प्रयोग हुए और जो 126वां प्रयोग हुआ है वो आपको सबको विदित है 2019 में महाराष्ट्र में हुआ था, जब किसी भी दल को बहुमत न मिलने की स्थिति में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई थी और फिर 21 दिन बाद उसको हटा करके भाजपा ने अपनी सरकार बनाई। और जब भाजपा अपनी सरकार का बहुमत सिद्ध नहीं कर पाई तो फिर शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन ने अपनी सरकार बना दी। तो फिलहाल की परिस्थितियों में इसका जो अंतिम प्रयोग है वो कहाँ पर है, महाराष्ट्र में। अगर इसका सर्वाधिक प्रयोग देखा जाए, अब दो सवाल है, एक तो सर्वाधिक बार प्रयोग है और एक सर्वाधिक या सबसे अधिक अवधि के लिए प्रयोग है। तो सर्वाधिक बार का मतलब हम गिन रहे हैं कि कितनी बार उसका प्रयोग किया गया है, और सर्वाधिक बार इसका जो प्रयोग हुआ है वो हुआ है 10 बार मणिपुर में। इसके अलावा 9 बार हुआ है यूपी और पंजाब में, और फिर और राज्यों में धीरे धीरे इसके कम कम प्रयोग रहे हैं। मगर मुख्य तौर पे आपको देखा जाए तो 2 राज्य हमको ध्यान रखना है। सबसे ज़्यादा बार प्रयोग हुआ है 10 बार मणिपुर में और 9 बार प्रयोग हुआ है यूपी और पंजाब में। अब यदि हम लोग अवधि की बात करें तो इसका जो सबसे लंबी अवधि के लिए प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है पंजाब में।
वैसे तो पंजाब में इसका जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग 9 बार हुआ है, लेकिन अवधि यानी हम दिनों की बात करें तो पंजाब में 9 बार में कुल 3510 दिन इसका प्रयोग हुआ है। 35 को 10 से 10 का मतलब होगा लगभग 10 साल तक पंजाब में इसका प्रयोग रहा है। और इसमें भी आपको बता चुका कि 1987 से 92 तक तो लगातार 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका प्रयोग पंजाब में हुआ। तो सवाल पूछता है कि राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक बार प्रयोग कहाँ हुआ है, तो हमारा उत्तर होगा मणिपुर। और राष्ट्रपति शासन का सर्वाधिक समय के लिए प्रयोग कहाँ हुआ है, तो अगर अवधि के लिए पूछता है तो हमारा उत्तर होगा पंजाब। दूसरे नंबर पे जम्मू कश्मीर में इसका प्रयोग हुआ है अवधि के आधार पे, और वो प्रयोग हुआ है 2315 दिन, 2375 दिन। हालांकि फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन का प्रावधान है, मगर राज्यपाल उस राज्यपाल शासन को राष्ट्रपति शासन में बदलने की राष्ट्रपति से अर्जी लगा सकता है। और अब तक कुल 7 बार जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन लगा है, जिसमें 3 बार वो राष्ट्रपति शासन में भी तब्दील हुआ है। और जम्मू कश्मीर में ये जो अवधि रही है राज्यपाल शासन और राष्ट्रपति शासन की मिलाकर वो 2375 दिन की रही है। अब हम बात करते हैं इसके 2 राज्य या ऐसे राज्य जहां इसका प्रयोग नहीं हुआ है। सवाल पूछता है कि ऐसे कौन से 2 राज्य हैं जहां राष्ट्रपति शासन अब तक नहीं लगाया गया है। और ऐसे 2 राज्य हैं, एक तो है छत्तीसगढ़ और एक है तेलंगाना। तो 2 राज्य ऐसे हैं छत्तीसगढ़ और तेलंगाना जहां इसका प्रयोग अब तक करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। और अगर सवाल ऐसा आता है कि सबसे कम बार प्रयोग कि राष्ट्रपति शासन का किस राज्य में सबसे कम अवधि के लिए या सबसे कम बार प्रयोग हुआ है, तो दोनों ही सवालों का जवाब जो है आप छत्तीसगढ़ या तेलंगाना नहीं देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ या तेलंगाना तो प्रयोग हुआ ही नहीं है। तो सबसे कम जो प्रयोग माना जाएगा वो माना जाएगा मिजोरम में, जहां पर मात्र 1 बार राष्ट्रपति शासन का प्रयोग किया गया है। तो कुछ जो व्यवहारिक प्रश्न कई बार बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक सवाल आ जाते हैं। हालांकि बड़ी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के प्रश्न नहीं पूछे जाते, मगर जो छोटी परीक्षाएं होती हैं वहाँ पर वो बहुत ज़्यादा तथ्यात्मक सवाल बच्चे से पूछ लेता है। तो ये चीज़ें आपको समझ आनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें टिप्स में रटी होनी चाहिए ताकि आप वहाँ गलत ना करें। तो पहला प्रयोग पंजाब, अंतिम प्रयोग अभी तक की स्थिति में महाराष्ट्र। अब ये ना हो कोई 2 साल बाद वीडियो देखे और उस समय कहे सर आप तो महाराष्ट्र बता रहे थे और उस समय तक कहीं और भी प्रयोग हो सकता है, इसका हो चुका हो, मगर आज की तारीख तक इसका प्रयोग की अंतिम अवधि महाराष्ट्र अंतिम राज्य। सर्वाधिक बार प्रयोग पूछता है तो मणिपुर, और सर्वाधिक अवधि तक प्रयोग पूछता है तो पंजाब। ऐसे 2 राज्य जहाँ इसका प्रयोग अब तक नहीं हुआ, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना। और सबसे कम बार जो इसका प्रयोग हुआ है वो कहाँ हुआ है, मिजोरम में प्रयोग हुआ है। तो ये इसके प्रयोग को लेकर कुछ व्यवहारिक सवाल होते हैं, अवधि को से संबंधित या कितनी बार लगाया गया उनसे संबंधित। अब कुछ तथ्यात्मक आंकड़े और इस संबंध देखते हैं। कई बार इस आपातकाल को वो केंद्र या संघ की शासन व्यवस्था से जोड़कर पूछ लेता है और प्रश्न आपसे पूछता है कि इसका सर्वाधिक प्रयोग किस
प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ। तो आपको सभी को पता होगा कि 356 के प्रयोग से या दुरुपयोग से जो नाम जुड़ा हुआ है वो जुड़ा हुआ है भारत की सशक्त प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी का, और इनके शासनकाल में इसका 49 बार प्रयोग हुआ है। अर्धशतक से एक कम रह गया। और 1984 में जैसा आपको पता है कि उनकी आतंकवादियों ने गोली मार के हत्या कर दी, अन्यथा शायद इसके और प्रयोग भी हो जाते। अब दूसरा जो सर्वाधिक प्रयोग इसका प्रधानमंत्री ने के रूप में देखा जाए तो दूसरा सर्वाधिक जो प्रयोग किया वो किया मोरारजी देसाई ने। आपको विदित है कि मोरारजी देसाई देश के पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और 1977 से 79 तक 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रधानमंत्री रहे, और इन्होंने 2 वर्ष की अवधि में 12 बार इसका प्रयोग किया। तो दूसरा सर्वाधिक जो प्रयोग है वो किसने किया? मोरारजी देसाई ने। लगभग हर प्रधानमंत्री ने 356 का प्रयोग किया है। अब वो सदुपयोग है दुरुपयोग है चर्चा की विषय है, लेकिन एक प्रधानमंत्री ऐसे हुए हैं जिनके कार्यकाल में इसका प्रयोग नहीं किया गया। लगभग उनका 1 वर्ष का कार्यकाल था, मगर उस 1 वर्ष के कार्यकाल में एक बार भी इसका प्रयोग नहीं हुआ। तो आपसे पूछा जाता है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में तीन सौ छप्पन का प्रयोग नहीं हुआ या राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया? तो उसका आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल। राष्ट्रीय मोर्चा सरकार की ओर से ये 1997 में हमारे प्रधानमंत्री रहे, और विदेश नीति के क्षेत्र में जो पड़ोसी देश हैं उनसे सहयोग बढ़ाने के लिए इन्होंने एक पक्षीय पहल की नीति भी दी, जिसको हम गुजराल सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में इसका कोई भी प्रयोग नहीं किया गया। अब वैसे तो आंकड़े हैं कि इस प्रधानमंत्री कार्यकाल में इसका कितनी बार प्रयोग हुआ, मगर इतना ज़्यादा फैक्चुअल पेपर भी नहीं पूछता। तो आपको 2-3 चीज़ें ध्यान रखनी है कि सर्वाधिक प्रयोग पहला इंदिरा गांधी और दूसरा मोरारजी देसाई, और किसने बिल्कुल इसका प्रयोग नहीं किया? तो इसका आंसर होगा इंद्र कुमार गुजराल। इसके अलावा वीपी सिंह और लाल बहादुर शास्त्री, इनके कार्यकाल में इनका सबसे कम प्रयोग हुआ, मात्र 2 बार प्रयोग किया गया। अब यदि हम मोदी सरकार की बात करें तो अभी तो मोदी सरकार चल ही रही है, लेकिन आज तक की स्थिति में मोदी सरकार में इसका 7 बार प्रयोग किया जा चुका है। तो प्रधानमंत्री से जुड़े कुछ राष्ट्रपति शासन के आंकड़े हो गए कि सर्वाधिक प्रयोग इंदिरा गांधी का, दूसरा सर्वाधिक प्रयोग मोरारजी देसाई का, इंद्र कुमार गुजराल के कार्यकाल में कोई प्रयोग नहीं किया गया, यानी एक बार भी राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया गया, और मोदी सरकार के कार्यकाल में 7 बार राष्ट्रपति शासन लगाया जा चुका है। अब वैसे तो व्यावहारिक स्थिति यही है कि राष्ट्रपति शासन प्रधानमंत्री की स्थिति पर लगता है, लेकिन सैद्धांतिक तौर पे इसकी जो घोषणा करता है वो आपको पता है राष्ट्रपति करता है। तो राष्ट्रपति के
राष्ट्रपति शासन संबंधी कुछ आंकड़े भी मैं आपको बता देता हूं। और राष्ट्रपति के रूप में इसका जो सर्वाधिक प्रयोग है या सर्वाधिक घोषणा है वो करिए नीलम संजीव रेड्डी ने, श्री नीलम संजीव रेड्डी, जो 1977 से 1982 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इनके बारे में पहले भी मैं आपको बता चुका कि ये भारत के अब तक के एकमात्र निर्विरोध राष्ट्रपति रहे हैं, अर्थात विपक्ष ने इनके सामने अपना उम्मीदवारी नहीं उतारा था। और इनके कार्यकाल में इसका 20 बार प्रयोग किया गया है। तो प्रश्न पूछता है कि किस राष्ट्रपति ने सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की है, तो हमारा उत्तर होगा नीलम संजीव रेड्डी। दूसरी जो सर्वाधिक घोषणा की है राष्ट्रपति शासन की, वो है श्री आर एस वेंकटरमन, जो 1987 से 1992 तक भारत के राष्ट्रपति रहे। और इनके कार्यकाल में 13 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई है। तीसरी सर्वाधिक घोषणा जो राष्ट्रपति शासन, उसकी तीसरी सर्वाधिक घोषणा करने वाला जो नाम है उसको आप सामान्यतः राष्ट्रपति की सूची में नहीं पढ़ते हैं, लेकिन बड़ा चौंकाने वाला नाम आता है, वो श्री बीडी जत्ती। अब आप कहेंगे कि बीडी जत्ती तो कभी देश के राष्ट्रपति रहे नहीं, मगर 1977 में जब राष्ट्रपति फ़खरुद्दीन अली अहमद का निधन हो गया था, तो फ़खरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद बीडी जत्ती लगभग 5 महीने की अवधि के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे। तो ये जो थे वो हमारे उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। और इनके कार्यकाल में 10 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। तो ये तीनों क्रम आपको याद होने चाहिए। कई बार क्रम आ जाते हैं कि राष्ट्रपति घोषणा के आधार पर राष्ट्रपति क्रम लगाइए, तो सर्वाधिक घोषणा नीलम संजीव रेड्डी की, फिर आर एस वेंकटरमन की, और तीसरी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बीडी जत्ती की। या ऐसे सवाल आ जाता है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में सबसे ज़्यादा राष्ट्रपति शासन किसने लगाए हैं, तो फिर हमारा आंसर हो जाएगा बीडी जत्ती। इसका जो सबसे कम प्रयोग है राष्ट्रपतियों में, जो राष्ट्रपति द्वारा इसका न्यूनतम प्रयोग या न्यूनतम घोषणा है, वो जो की गई है वो की गई है आपके एपीजे अब्दुल कलाम, जो भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय राष्ट्रपति माने गए और भारत की मिसाइल टेक्नोलॉजी के जनक हैं, मिसाइल मैन के नाम से विख्यात हैं। और इनके कार्यकाल में मात्र 2 बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई। तो आपसे सवाल पूछता है कि किस राष्ट्रपति के शासनकाल में सबसे कम राष्ट्रपति शासन लगाया गया था, तो एपीजे अब्दुल कलाम। हालांकि फिर रिपीट कर रहा हूँ कि जो बड़े एग्ज़ाम हैं वह इतनी तथ्यात्मक जानकारी नहीं आती है, मगर छोटे जो एग्ज़ाम हैं वहाँ इस तरह के सवाल आते
रहते हैं तो तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होना चाहिए, और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ना भी पता हो तो कम से कम व्यवहारिक नॉलेज तो होनी चाहिए, ताकि कुछ रुचिकर चीज़ें आपके सामने आ जाएं। अब थोड़ी व्यवहारिक बातें अपने राजस्थान के बारे में कर लेते हैं, क्योंकि अधिकांश जो विद्यार्थी अभी वीडियो देख रहे हैं और राजस्थान की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, और पिछले 3-4 साल में ट्रेंड बना है, आरपीएससी की परीक्षा हो चाहे अधीनस्थ बोर्ड की परीक्षा हो, वहाँ राष्ट्रपति शासन को लेकर व्यवहारिक प्रश्न ज़्यादा आ रहे हैं। तो हम थोड़ी राजस्थान की बात कर लें। तो राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन है, इसकी घोषणा अब तक 4 बार की गई है। अब कब घोषणा की गई, क्या परिस्थितियां थी, एक रुचिकर विषय है, और जो व्यवहारिक सवाल इसको लेकर आते हैं वो हम इसमें करते हैं। देखिए, आपसे सवाल पूछता है कि राजस्थान में कितनी बार 356 का यानी कि राष्ट्रपति शासन की घोषणा हुई है। तो हमारा आंसर होगा 4 बार। अब रटेंगे 4 बार हुई है, कब कब हुई है, उससे अच्छा है कि वो जो 4 बार घोषणा हुई है उसकी व्यवहारिक जानकारी हम देने का प्रयास करें, तो कुछ रुचिकर कहानियां भी सामने आती हैं। तो 4 बार में जो इसका सबसे पहले प्रयोग होता है 356 का, तो राजस्थान में 356 का जो प्रथम प्रयोग किया गया वो किया गया 13 मार्च 1967 को, और ये जो राष्ट्रपति शासन है ये 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967 तक चला, यानी लगभग 2.5 माह की अवधि के लिए चला था। अब क्या परिस्थितियां थी, तो देखिए 1967 में राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए, और ये हमारी चौथी विधानसभा के लिए चुनाव हुए। तो कौन सी विधानसभा थी ये? चौथी विधानसभा थी। तो सवाल पूछता है कि राजस्थान में सबसे पहले राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा में लगा था? तो चौथी विधानसभा में लगा था। अब क्यों लगा? तो उस समय जब चुनाव हुए तो चुनाव में कारण क्या बना, किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया, और जब किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाता, कोई भी दल सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होता, तो राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी गई, मगर क्योंकि वह संभावनाएं थी कि जोड़ तोड़ की राजनीति से सरकार बनाई जा सकती है, तो विधानसभा को उस समय निलंबित कर दिया गया। तो क्या किया गया, परिणाम आया इसका कि विधानसभा निलंबित कर दी गई, और 2.5 महीने के बाद जो तात्कालिक मुख्यमंत्री थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया, उन्होंने जब जोड़ तोड़ करके राज्यपाल के सामने अपना बहुमत दिखाया, तो राष्ट्रपति शासन को समाप्त करते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलवा दी गई और विधानसभा को पुनः बहाल कर दिया गया। तो राजस्थान में
अब तक 4 बार राष्ट्रपति शासन लगा है, मगर ध्यान रखना आपको कि 4 बार में से 3 बार विधानसभाएं भंग करवा के पुनः चुनाव करवाए गए हैं। केवल एक बार ऐसा हुआ है जब विधानसभा निलंबित हुई, भंग नहीं हुई, दोबारा चुनाव की आवश्यकता नहीं पड़ी, और वो था पहला राष्ट्रपति शासन। ये सवाल कॉल इलेक्शन के एग्जाम में भी जीएस में आया हुआ है कि किस राष्ट्रपति शासन के दौरान विधानसभा को भंग करके पुनः चुनाव नहीं करवाए गए, तो पहले राष्ट्रपति शासन के दौरान। क्लियर? तो परिस्थिति समझ आ गई, कारण समझ आ गया। अब कई बार इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि इस समय प्रधानमंत्री कौन थे या राष्ट्रपति कौन थे, कि राजस्थान में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, तो उस समय प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और जो राष्ट्रपति थे उस समय वो थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधा कृष्णन। हालांकि अब तक जो प्रतियोगी परीक्षाओं में सवाल आए हैं वो इस तरीके के आए हैं कि जब पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय मुख्यमंत्री कौन था या राज्यपाल कौन था। तो देखिए उस समय जो मुख्यमंत्री थे ये थे श्री मोहनलाल सुखाड़िया जी। थोड़ा इधर लिख लेते हैं। सीएम जो थे वो थे मोहनलाल सुखाड़िया। लेकिन राष्ट्रपति शासन के दौरान जो राज्य का शासन की शक्ति है वो राष्ट्रपति के नाम पर आ जाती है राज्यपाल में। तो उस समय जो राज्यपाल थे वो कौन थे, तो उस समय जो राज्यपाल थे वो थे श्री संपूर्णानंद। ये सवाल कई प्रतियोगी परीक्षाओं में आया हुआ है कि जब राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा तो राज्यपाल घोषणा के समय राज्यपाल कौन थे, संपूर्णानंद थे। तो आपको व्यवहारिक जानकारी भी थोड़ी इसके संबंध में होनी चाहिए। तो पहला राष्ट्रपति शासन हो गया राजस्थान का। अब दूसरे राष्ट्रपति शासन की यदि हम बात करें तो देखिए दूसरा और तीसरा जो राष्ट्रपति शासन राजस्थान में लगाया गया ये बड़ा विचित्र परिस्थितियों में लगा जिसका कोई वस्तुनिष्ठ तथ्यात्मक आधार नहीं था। दूसरा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो लगाया गया 29 अप्रैल 1977 को और ये चला था 22 जून 1977 तक। ये जो हमारी विधानसभा थी ये हमारी पांचवी विधानसभा थी। अब इसका जो कारण था वो कारण एक बड़ा अजीबोगरीब एक तथ्य था मोरारजी देसाई का। क्या हुआ 1977 में संघ सरकार के चुनाव हुए और इस संघ सरकार के चुनाव में जनता पार्टी की सरकार बनी। अब उस समय 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी। अब स्टेट के चुनाव अलग मैटर रखता है, सेंटर के चुनाव अलग मैटर रखता है। लेकिन जब वो सेंटर के चुनाव हुए तो जिन 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार थी वहाँ लोकसभा की जो सीटें थी वहाँ कांग्रेस
पराजित हो गई, यानी वहाँ भी कौन जीता? जनता दल जीती। तो विधानसभा में तो कांग्रेस का बहुमत, मगर लोकसभा में कांग्रेस हार गई। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री बने मोरारजी देसाई, उन्होंने एक अजीबोगरीब लॉजिक दिया कि क्योंकि लोकसभा के चुनाव में जनता ने कांग्रेस को हरा दिया है, तो राज्य के चुनाव में कांग्रेस को राज्य सरकार में कांग्रेस को रहने का कोई हक नहीं है। और उन्होंने एक निराधार लॉजिक के आधार पर 9 के 9 राज्य जहां कांग्रेस सरकार थी वहां पर 356 की घोषणा कर दी। और भारत में पहली बार इतने बड़े स्तर पर 356 का दुरुपयोग देखने को मिला। हालांकि 356 का जो दुरुपयोग है वो तो पहली बार 1957 में हो गया था, 1959 में हो गया था, जब केरल में एक लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई कम्युनिस्ट पार्टी की जो सरकार थी, जिसके सीएम थे श्री नंबूरीपाद, उस सरकार को 57 में वो सरकार बनी थी और 59 में केंद्र सरकार ने उसे बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी थी। तो वहाँ से दुरुपयोग चालू हुआ, मगर ये दुरुपयोग एक एक दो दो राज्यों में देखने को मिले। लेकिन इतना बड़ा 356 का जो दुरुपयोग है पहली बार, वो एक निराधार दुरुपयोग दिखाई दिया हमें 1977 में। और क्योंकि उस समय राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए राजस्थान को 356 का संकट झेलना पड़ा और राजस्थान में राष्ट्रपति शासन की घोषणा हो गई। तब आप इसमें कोई एक साइंटिफिक या एक वस्तुनिष्ठ कारण नहीं लिख सकते कि क्यों इसको भंग किया गया। तो इसके लिए फिर आपको पूरा कंसेप्ट ही समझना पड़ेगा। तो हम ये कह सकते हैं कारण में कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस की पराजय। हालांकि यह कोई 356 के प्रयोग का वस्तुनिष्ठ आधार नहीं है। अब हम बात करें कि जब 356 की घोषणा हुई तो उस समय राष्ट्रपति कौन थे या प्रधानमंत्री कौन थे? तो उस समय राष्ट्रपति थे श्री बीडी जत्ती, जिनकी अभी हमने चर्चा भी की थी कि कार्यवाहक राष्ट्रपति थे वो, और उनके शासनकाल में 10 बार इसका प्रयोग हुआ, तो 10 में से 9 बार तो एक साथ यहाँ प्रयोग हो गया। और प्रधानमंत्री थे उस समय श्री मोरारजी देसाई। अब यदि राजस्थान के हिसाब से बात करें तो इस समय राजस्थान में जो राज्यपाल थे वो थे श्री वेद पाल त्यागी, और जो सीएम थे, मुख्यमंत्री थे राजस्थान के, वो थे श्री हरिदेव जोशी। तो जो दूसरा आपातकाल है, इसको लेके कोई कारणों के संबंध में तो सवाल नहीं बनता। हाँ, इतना बनते हैं तथ्यात्मक रूप से कि किस विधानसभा में लगा। तो 5वीं में राज्यपाल कौन था? श्री वेद पाल त्यागी, और मुख्यमंत्री कौन था? श्री हरिदेव जोशी। अब हम तीसरे राष्ट्रपति शासन की बात करते हैं राजस्थान में। तो इसकी कहानी भी वही 77 वाली है। तीसरा जो राष्ट्रपति शासन लगा वो लगा 16 फरवरी 1980 को, और ये 6 जून 1980 तक चला। अब इसका जो कारण क्या रहा? तो देखिए, इसका कारण भी वही रहा, जैसा कहावत है ना, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जो कुछ है हमको तुरंत भुगतना पड़ता है, तो वही चीज़ यहाँ दिखाई दी। क्या हुआ? 1980 में
लोकसभा उपचुनाव हो गए, सॉरी लोकसभा के मध्यावधि चुनाव हो गए, और ये देश के पहले मध्यावधि चुनाव थे, क्योंकि 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, वो 2.5 साल में गिर गई। उसके बाद चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री बने, मगर वो भी 6 महीने का कार्यकाल भी पूरा नहीं कर पाए, और पुनः देश को मध्यावधि चुनाव में पहली बार जाना पड़ा। और इस समय देश में बहुत बड़े बहुमत के साथ कांग्रेस की सरकार बनी और प्रधानमंत्री बनी श्रीमती इंदिरा गांधी। अब उस समय स्थिति क्या थी राज्यों में कि 9 राज्यों में जनता पार्टी की सरकार थी, लेकिन लोकसभा के चुनाव में इन 9 राज्यों में जनता पार्टी पराजित हुई थी। तो 1977 में जो लॉजिक मोरारजी देसाई ने दिया, वही लॉजिक अब 80 में इंदिरा गांधी ने दिया कि क्योंकि लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी पराजित हो चुकी है, अतः उसकी सरकारों को अब राज्यों में रहने का या शासन का कोई अधिकार नहीं है, और उन्होंने भी उन 9 राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कर दी। और इस प्रकार उन 9 राज्यों को दोबारा राष्ट्रपति शासन का सामना करना पड़ा, और उनमें एक था अपना राजस्थान। तो एक दुरुपयोग की जो शुरुआत मोरारजी देसाई ने की थी, उसका जवाब दूसरा दुरुपयोग करके इंदिरा गांधी ने दे दिया। अब कारण तो इसका फिर हम ये लिख सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में जनता पार्टी की पराजय। अब तथ्यात्मक सवाल देखें तो इस कौन सी लोकसभा थी ये, सॉरी विधानसभा कौन सी थी ये, तो ये विधानसभा थी 6ठी। देखिए अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लगता है, और 356 का प्रयोग राजस्थान में 4 बार हुआ है, और 4 में से 3 बार लगातार विधानसभा में हुआ है, चौथी, 5वीं, 6ठी, और फिर हुआ था 9वीं में। तो हम कह सकते हैं कि 356 का प्रयोग राजस्थान में लगातार 456 में हुआ है, यानी चौथी, 5वीं और 6ठी विधानसभा में हुआ है, और फिर कहाँ हुआ है, 9वीं में। हालांकि शॉर्ट ट्रिक है, लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें कारगर हो जाती हैं। अब इस समय पीएम कौन थे देश के, तो अभी मैंने बताया था पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इस समय जो आपके राष्ट्रपति थे, प्रेसिडेंट थे, वो थे श्री नीलम संजीव रेड्डी। और मैं अभी चर्चा में आपको बता चुका कि नीलम संजीव रेड्डी सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति हैं। अब राजस्थान के संबंध में देखें तो सीएम कौन थे, तो इस समय जो सीएम थे वो थे भैरों सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत को आप जानते हैं, राजस्थान के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री रहे, और राजस्थान में 3 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, और इसके अलावा राजस्थान की ओर से उपराष्ट्रपति पद तक पहुंचने वाले एकमात्र व्यक्ति रहे हैं।
और उस समय जो राज्यपाल थे, गवर्नर थे, वो थे श्री रघुकुल तिलक। तो कुछ व्यवहारिक जानकारी भी आपको होनी चाहिए कि किस राष्ट्रपति शासन के समय मुख्यमंत्री कौन था या राज्यपाल कौन थे। अब हम बात करते हैं चौथे और अंतिम राष्ट्रपति शासन की राजस्थान में। तो चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगाया गया वो लगाया 15 दिसंबर 1992 को, और ये चला 4 दिसंबर 1992 तक। तो लगभग ये जो अवधि हो गई, 4 दिसंबर 1993 तक, तो लगभग ये जो अवधि हो गई ये 1 वर्ष की हो गई। और बाकी जो हमने राष्ट्रपति शासन देखे वो 2.5-3 महीने के, 5 महीने के रहे। तो प्रश्न पूछता है कि राजस्थान में सबसे लंबी अवधि तक राष्ट्रपति शासन कब रहा, तो 1992-93 में रहा। या कौन सा राष्ट्रपति शासन रहा, तो चौथा रहा। अब इसका कारण क्या था, तो इसका कारण था 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का ढहना या विध्वंस होना। आपको पता है कि 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद का विवादित ढांचा गिरा दिया गया, और क्योंकि उसके लिए बीजेपी या उससे जुड़े संगठनों को दोषी ठहराया गया, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी नरसिम्हा राव की। तो उन्होंने 5 राज्यों में जहां भाजपा शासित सरकारें थी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा दिया, और उन्होंने तर्क दिया कि भाजपा की जो सरकारें हैं वो इस समय देश में धर्मनिरपेक्षता की रक्षा करने में सक्षम नहीं है, और इसी कारण वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो बाबरी मस्जिद के गिरने के कारण जो धर्मनिरपेक्षता को खतरा पैदा हो गया, उसी को मद्देनजर रखते हुए राष्ट्रपति शासन की घोषणा की गई और विधानसभा को भंग किया गया। और मैं आपको बता चुका हूं कि पहले राष्ट्रपति शासन को छोड़कर अन्य 3 जो राष्ट्रपति शासन लगाए गए हैं उनमें विधानसभा को भंग किया गया है, बस पहले वाले में विधानसभा को भंग नहीं किया गया था। अब विधानसभा कौन सी थी, तो मैं आपको पहले ही बता चुका, नवी विधानसभा। तो राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा में लगा था, नवी में लगा था। अब व्यवहारिक प्रश्न देखें तो इस समय पीएम कौन थे, तो प्रधानमंत्री थे श्री पीवी नरसिम्हा राव, और जो हमारे प्रेसिडेंट थे, राष्ट्रपति थे, वो थे श्री शंकर दयाल शर्मा। अब अगर राजस्थान के हिसाब से देखें तो सीएम कौन थे, तो मुख्यमंत्री थे श्री भैरव सिंह शेखावत। भैरव सिंह शेखावत के समय 2 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। पहली बार 1980 में जब वो जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री थे, और अब 1992 में जब वो भारतीय जनता पार्टी की ओर से मुख्यमंत्री थे। और राज्यपाल थे एन चेन्ना रेड्डी। तो व्यवहारिक प्रश्न आपके हो गए कि चौथा राष्ट्रपति शासन जब राजस्थान में लगा तो कौन सी विधानसभा चल रही थी, नवी चल रही थी। राजस्थान में अंतिम बार राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय राज्यपाल कौन थे, एन चेन्ना रेड्डी। सवाल भी एग्जाम आया हुआ है। किस मुख्यमंत्री के शासनकाल में
2 बार राष्ट्रपति शासन लगे हैं, तो भैरव सिंह शेखावत। तीसरा और चौथा जो राष्ट्रपति शासन लगा है वो इनके काल में ही लगा है। तो ये राजस्थान में राष्ट्रपति शासन है, उससे जुड़ी हुई कुछ व्यावहारिक चीज़ें भी हमने देख ली। अब हम इसको लेकर जो कुछ नए संशोधन हुए हैं या सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय, उनकी भी थोड़ी चर्चा करेंगे। तो अब हम अनुच्छेद 356 के संबंध में जो 2 संवैधानिक संशोधन हैं, थोड़ी उनकी चर्चा कर लेते हैं। देखिए, पहला आता है 38वां संशोधन 1976। 38वें संशोधन द्वारा ये प्रावधान रखा गया कि अनुच्छेद 356 के द्वारा लगाए गए राष्ट्रपति शासन को न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, क्योंकि उस समय इंदिरा गांधी की सरकार थी और इंदिरा गांधी थोड़ी डिक्टेटर टाइप में थी, तो उन्होंने इस तरह का फैसला ले लिया। लेकिन 44वें संशोधन 1978 में इस संशोधन को बदला गया और यह प्रावधान रखा गया कि अनुच्छेद 356 को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। अब कई बार सवाल आता है कि अनुच्छेद 356 के संबंध में कौन सा कथन सही है या गलत है। उसमें अक्सर एक ऑप्शन आता है कि इसे न्यायिक चुनौती नहीं दी जा सकती, लेकिन अब ये आंसर गलत है और आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि 44वें संशोधन के बाद अनुच्छेद 356 को न्यायिक चुनौती दी जा सकती है। तो 2 इससे जुड़े संशोधन हो गए। अब क्योंकि न्यायिक चुनौती दी जा सकती है, तो इसको चुनौती दी गई और उस चुनौती से जुड़ा एक विवाद आता है जो भारत की संघात्मक व्यवस्था के संबंध में बहुत महत्वपूर्ण सर्वोच्च न्यायालय का एक निर्णय माना जाता है, और वो विवाद था SR बॉम्बई विवाद। और इसके संबंध में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जिस पे हम थोड़ी आज चर्चा करते हैं। देखिए क्या था, 1988 में कर्नाटक में जनता दल प्लस लोक दल, इन 2 पार्टियों की मिलीजुली सरकार बनी, जिसके CM बने श्री SR बॉम्बई। अब जब उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली, तो शपथ लेने के 2 दिन बाद जनता दल के एक विधायक थे R मालाकोरी, ये इनके खिलाफ एक पत्र लेकर राज्यपाल के पास गए और राज्यपाल थे श्री वेंकट सुबैया। तो मालाकोरी ने SR बॉम्बई सरकार के खिलाफ या विपक्ष में एक पत्र वेंकट सुबैया को दिया और उसमें उन्होंने 19 साथी विधायकों
के हस्ताक्षर होने का दावा किया और ये कहा कि हमारा इस मुख्यमंत्री को, इस सरकार को बहुमत नहीं है, समर्थन नहीं है, अतः इस सरकार को बर्खास्त किया जाए। और वेंकट सुब्बैया ने शीघ्रता दिखाते हुए राष्ट्रपति से राष्ट्रपति शासन की अपील कर दी और एसआर बोम्मई सरकार को बर्खास्त करते हुए राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। अब बाद में इस चीज़ का पता चला कि जो 19 विधायक थे, इन्होंने ये कहा कि वो हमारे हस्ताक्षर थे ही नहीं, वो तो फर्जी हस्ताक्षर करवाए गए। अब एसआर बोम्मई ने राज्यपाल के इस निर्णय के खिलाफ उच्च न्यायालय में रिट जारी करी, याचिका दायर करी और उच्च न्यायालय ने यहाँ राज्यपाल के फैसले को सही ठहरा दिया। तो उन्होंने फिर सर्वोच्च न्यायालय में याचिका दायर करी और सर्वोच्च न्यायालय ने मामले की गंभीरता को समझा, उन 19 विधायकों के पक्ष को समझा और उसके बाद एक महत्वपूर्ण निर्णय दिया और वो निर्णय राष्ट्रपति शासन को लेकर 356 के प्रयोग को लेकर एक मिसाल बन गया। और इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने जो भारत की संघीय व्यवस्था का ढांचा है उसको संविधान का आधारभूत ढांचा माना और इसके साथ साथ भारत के जो धर्मनिरपेक्ष स्वरूप है या धर्मनिरपेक्षता है, इसको भी आधारभूत ढांचा माना। अभी हाल ही में जो स्कूल व्याख्याता की परीक्षा हुई थी जनवरी में, उसमें भी सवाल पूछा गया था कि सर्वोच्च न्यायालय ने किस विवाद में सबसे पहले धर्मनिरपेक्षता को संविधान का आधारभूत ढांचा माना था। आधारभूत ढांचा क्या है, इसके लिए हम एक बड़ी क्लास लेंगे जिसमें लगभग 2-2.5 घंटे में इसकी विस्तृत व्याख्या हम समझेंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना ध्यान रखिए कि संघीय व्यवस्था और धर्मनिरपेक्षता को सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत ढांचे के अंतर्गत जो शामिल किया वो एसआर बोम्मई विवाद में किया। इस विवाद में सर्वोच्च न्यायालय ने 356 के दुरुपयोग पर चिंता जाहिर करी और केंद्र सरकार को लताड़ लगाते हुए यह कहा कि संघीय व्यवस्था चूँकि संविधान का आधारभूत ढांचा है और 356 का दुरुपयोग इस संघीय व्यवस्था पर कुठाराघात करता है, इसलिए 356 का प्रयोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाना चाहिए। उसके साथ साथ ये भी साफ निर्देश दिए गए कि 356 का प्रयोग करते ही तुरंत विधानसभा को भंग नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि 2 महीने का जो समय संसद को मिलता है अनुमोदन का, तब तक विधानसभा निलंबित रखनी चाहिए और जब संसद अनुमोदन कर दे उसके बाद ही विधानसभा को भंग किया जाना चाहिए। तब से ये परंपरा बन गई है कि अब 356 की घोषणा होते ही विधानसभा को भंग नहीं किया जाता, बल्कि प्रारंभ में उसको निलंबित किया जाता है और संसद के अनुमोदन के बाद ये देखा जाता है कि जब शासन को स्थापित करने की सारी संभावनाएं खत्म हो रही हैं तो ही विधानसभा को भंग किया जाता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण निर्णय रहा जिसने 356 के दुरुपयोग पे प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया। इसके अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार
ये कहा कि 356 लगाने के कुछ वस्तुनिष्ठ आधार होने चाहिए। राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के भी कुछ निश्चित आधार होने चाहिए, जैसे किसी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया हो, या जो बहुमत वाला मुख्यमंत्री है उसने इस्तीफा दे दिया हो, या इस्तीफे के बाद जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सरकार बनाने में नाकामयाब रही हों, तो ही इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। विरोधी सरकार को कुचलने के लिए इसका प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। और सर्वोच्च न्यायालय के इस निर्णय के बाद 356 के दुरुपयोग में निरंतर कमी होती जा रही है। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ। इसी निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने जो कर्नाटक के राज्यपाल थे उनको भी निर्देश दिया, और यह निर्देश सभी राज्यपालों के लिए था कि बहुमत का फैसला राजभवन में ना बैठकर विधानसभा में होना चाहिए। इसलिए अगर किसी सरकार के बहुमत के लिए खतरा हो तो राज्यपाल को विधानसभा की बैठक बुलाकर विधानसभा के पटल पे विश्वास या अविश्वास प्रस्ताव रखवाना चाहिए। तो ये कुछ एसआर बॉम्बे विवाद के संबंध में जुड़ी जानकारियाँ हो गई जो परीक्षा में भी उपयोगी है, और किस तरह इस विवाद ने 356 के दुरुपयोग को रोका और संघीय व्यवस्था को मजबूत करने का एक प्रयास किया, ये चीज़ हम इससे जान सकते हैं। अब अक्सर लोग कहते हैं कि 356 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, लेकिन एक चीज़ आपको यहाँ और बता देता हूँ कि राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात लगाने के संविधान में 2 प्रावधान रखे गए हैं। 356 जो हम पढ़ चुके हैं और जिसका आधार मैंने बताया राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता, जिसकी विस्तृत चर्चा हम लोग कर चुके हैं। लेकिन 356 के अलावा एक अनुच्छेद और है जो संवैधानिक आपात का प्रावधान रखता है, और वो है 365। 365 के द्वारा भी राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है, और इसका आधार होता है राज्य द्वारा संघ के निर्देशों का पालन नहीं करना। देखिए, हमारे देश में संघीय व्यवस्था बनाए रखने के बावजूद संघ सरकार को विशेष शक्तियां दी गई हैं, और इसलिए हमारे संविधान के बारे में कहा जाता है कि यह एकात्मक की ओर उन्मुख संघात्मक संविधान है। अर्थात दिखने में तो 2 सरकारें दिखती हैं, मगर व्यवहार में केंद्र सरकार ज़्यादा ताकतवर है। और इसी कारण हमने संघ सरकार को यह अधिकार दिया हुआ है कि वो राज्य की सुरक्षा शांति की स्थिति को देखते हुए राज्यों को कुछ निर्देश दे सकती है, और अगर राज्य सरकार द्वारा संघ के उन निर्देशों का पालन नहीं किया जाता और संघ को ऐसा लग रहा है कि उन निर्देशों का पालन न करने के कारण राज्य की आंतरिक स्थिति गड़बड़ा रही है, तो वहाँ पर अनुच्छेद 365 के द्वारा राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है परीक्षा के हिसाब से भी और व्यवहारिक जानकारी के रूप में भी कि राष्ट्रपति शासन के 2 अनुच्छेद हैं, 356 और 365। हालांकि अधिकांश परिस्थिति में राष्ट्रपति शासन लगा है वो 356 के अनुसार ही लगा है। अब हम तीसरे आपात की बात कर लेते हैं, जो है वित्तीय आपात। अनुच्छेद 360। इसका आधार क्या होगा? तो 360 में वर्णित है इसका आधार कि यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगे
कि देश की वित्तीय साख के लिए खतरा पैदा हो गया है, देश की जो मुद्रा है उसकी साख खत्म हो रही है, उसकी मार्केट वैल्यू खत्म हो रही है, तो वित्तीय आपात की घोषणा की जा सकती है। तो इसका आधार क्या हो गया? देश की वित्तीय साख के लिए खतरा। अब घोषणा कौन करेगा? तो जाहिर सी बात है, बता चुका कि कोई भी आपातकाल हो उसकी घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अब वो चीज़ फिर रिपीट कर रहा हूँ कि अनुच्छेद 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है उसमें तो घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पे की जाती है, मगर 356 में जो संवैधानिक आपात और 360 में जो वित्तीय आपात की घोषणा की जाती है, इसमें मंत्रिमंडल या उसकी लिखित सिफारिश का कोई उल्लेख नहीं। अब आती है अवधि। तो इसकी जो अवधि है वो अनिश्चित है। हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रीय आपात है वो प्रारंभ में 6 महीने के लिए लगाया जाता है और 6 महीने के बाद हर 6 महीने में संसद उसको अनिश्चित काल तक के लिए बढ़ा सकती है। जो राष्ट्रपति शासन या संवैधानिक आपात है वो 6 महीने के लिए लगाया जाता है, मगर अधिकतम 3 वर्ष के लिए लगाया जा सकता है। मगर इसकी जो अवधि रखी गई है वो अनिश्चित रखी गई है। हालांकि इस अनिश्चित अवधि से पहले भी हमको संसद से इसका अनुमोदन करवाना होता है, और अनुमोदन का तरीका वही रहेगा जो संवैधानिक आपात में या राष्ट्रपति शासन में हमने पढ़ा था। संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग साधारण बहुमत से दो माह यानी कि 60 दिन की अवधि में यहाँ भी तरीका वही रहेगा कि यदि उस दौरान लोकसभा भंग है तो 2 माह के भीतर भीतर राज्यसभा से उसका अनुमोदन करवा दिया जाएगा और आपातकाल को जारी रखा जाएगा। और जिस दिन नई लोकसभा का गठन हो जाएगा तो उसके बाद 30 दिन के अंदर अंदर लोकसभा की बैठक बुलाकर लोकसभा में उसका अनुमोदन करवाया जाएगा और उसके बाद वो आपातकाल अनिश्चित काल की अवधि के लिए लागू हो जाएगा। अब ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि बाकी जो 2 और आपातकाल हमने पहले पढ़े उनमें तो 6 महीने के बाद संसद द्वारा बार बार अनुमोदन करवाना पड़ रहा है, मगर इसमें संसद ने एक बार जब अनुमोदन कर दिया तो उसके बाद वो आपातकाल अनिश्चित काल के लिए चला गया। अब राष्ट्रपति ये पावर रखता है कि वो जब चाहे आदेश जारी करके उसको समाप्त की घोषणा कर सकता है, मगर संसद उसको बीच में अनुमोदन ना करके रोक नहीं सकती। तो ये वित्तीय आपात से जुड़े कुछ आंकड़े कंसेप्ट की चीज़ें हो गई। अब हम इसके प्रभाव देखते हैं कि वित्तीय आपात के क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। देखिए, इसका जो पहला प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है कि केंद्र की जो आधिकारिक कार्यकारी शक्ति है उसका विस्तार हो जाता है। तो केंद्र की आधिकारिक कार्यकारी शक्ति का विस्तार, यानी जो केंद्र के पास राज्य को
आदेश देने की आधिकारिक शक्ति है उसका विस्तार हो जाता है और वो उसके संबंध में राज्य को कई निर्देश या आदेश दे सकती है। जैसे राज्य की वित्तीय कटौती के संबंध में केंद्र राज्य को आदेश दे सकता है, राज्य के जो सेवारत कर्मचारी हैं उनके वेतन भत्तों की कटौती के संबंध में केंद्र राज्य को आदेश दे सकता है। इसका मतलब ये नहीं होगा कि राज्य सरकारें भंग कर दी जाएंगी, समाप्त कर दी जाएंगी, राज्य सरकार का अस्तित्व बना रहेगा, मगर केंद्र अपने आदेश देकर उनसे वित्तीय निर्णय दिलवा सकता है। फिर दूसरा जो प्रभाव इसमें पड़ता है वो पड़ता है कि इसमें केंद्र के जो पदाधिकारी हैं या जो केंद्र सरकार के अंतर्गत या अधीन जो पदाधिकारी काम कर रहे हैं के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है कि केंद्र सरकार के अधीन जितने भी विभाग हैं उनमें जो कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, केंद्र उनके वेतन भत्ते काट सकता है। आप लोगों ने सुना होगा कि जो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं उनको वित्तीय संरक्षण दिया जाता है और उनके वेतन भत्तों में उनके जीवन काल में कभी कटौती नहीं हो सकती। लेकिन वित्तीय आपात उसका एक अपवाद है और इस अवधि के दौरान सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन भत्तों में कटौती की जा सकती है। तो ये कुछ आपातकालीन प्रावधान के अंतर्गत जो वित्तीय आपात है उसके प्रभाव हैं। हालांकि वित्तीय आपात से सवाल कम पूछता है क्योंकि ये हमारा सौभाग्य है कि अब तक देश में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की गई है। 1991 में एक बार ऐसी संभावना बनी थी जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे, सरदार मनमोहन सिंह जी देश के वित्त मंत्री थे और उस समय हमारे पास लगभग 21 दिन का मुद्रा कोष बचा था और उस समय वित्तीय आपात की पूरी संभावनाएं थी। मगर मनमोहन सिंह जी की सूझबूझ ने, नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व ने उस समय हमको उस संकट से उबारा। और आप लोग मालूम है कि उस समय मनमोहन सिंह जी ने अमेरिका से संधि करके एलपीजी की नीतियां भारत में लेकर आए थे और भारत में उदारीकरण की जो शुरुआत हुई उसके बाद वो वित्तीय संकट टल गया। हालांकि फ़िलहाल जो कोविड-19 चल रहा है और उसमें जिस तरह से अर्थव्यवस्था चरमरा रही है और बहुत तेज़ी के साथ विकास की गति धीमी होती जा रही है, तो कुछ विद्वान संभावना व्यक्त कर रहे हैं कि हो सकता है वित्तीय आपात की घोषणा करनी पड़े, क्योंकि अघोषित वित्तीय आपात तो हम इस समय देख ही रहे हैं, जहां पहली बार ऐसा हो रहा है शायद कि संसद की बैठक बुलाए बिना केंद्र सरकार नए नए वित्तीय आदेश जारी कर रही है, वित्तीय कटौतियाँ कर रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, मंदी बढ़ रही है। तो औपचारिक रूप से तो कोई घोषणा वित्तीय आपात की नहीं हुई, मगर फिलहाल परिस्थितियाँ ऐसी चल रही हैं। आगे देखते हैं क्या इसका हल मिलता है। तो फिलहाल तो आपको इतना ही समझना है कि अभी तक वित्तीय आपातकाल की कोई घोषणा देश में नहीं की गई है। जब हमारा संविधान बन रहा था तो
जो संविधान के निर्माता थे, जिनमें एक बहुत महत्वपूर्ण नाम आता है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, वो बहुत दूरदर्शी थे और उनको ऐसा लगा था कि ये जो आपातकालीन प्रावधान है इनका निश्चित तौर पे दुरुपयोग होगा। खास करके उन्होंने 356 और 360 के दुरुपयोग की ओर इशारा भी किया था और इसीलिए अनुच्छेद 356 को उन्होंने संविधान का मृत पत्र कह दिया था, क्योंकि उनको आशंका थी कि 356 का प्रयोग सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट गवर्नमेंट की सरकार की कार्य को अटकाने के लिए या अपनी विरोधी सरकारों को कुचलने के लिए करेंगी, जो आज हो भी रहा है। तो कई बार एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 356 को संविधान का मृत पत्र किसने कहा, तो ये कहा था किसने? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इसके अलावा अनुच्छेद 360 के संबंध में भी उन्होंने टिप्पणी करी और उन्होंने 360 के बारे में कहा कि यह अनुच्छेद न्यूनाधिक रूप से उन्नीस सौ 33 में पारित यूएन आप लोग जानते हैं, राष्ट्र संघ, जो 1919 के अंतर्गत बनाया गया था, कि राष्ट्रीय रिकवरी कानून के ढांचे की तरह है। तो प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 360 की तुलना किससे की है, तो ये की है राष्ट्र संघ के राष्ट्रीय रिकवरी कानून से। तो ये हमारे जो आपातकालीन प्रावधान है उसका टॉपिक समाप्त होता है। आप लोगों को इसमें कोई कठिनाई आई हो या समझने में कोई समस्या आई हो या कोई सवाल दिमाग में आ रहे हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट कर सकते हैं और मैं उसका आपको संतुष्टिपूर्वक जवाब देने का प्रयास करूंगा। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको कई रोचक जानकारियां देगा, परीक्षा के हिसाब से आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा और आपसे अनुरोध करूंगा कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि जो यूपीएससी की परीक्षा देने वाले विद्यार्थी हैं, जो सिविल की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं, वो इसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।